इनिशियली इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है? तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी टाइम पे डेवलप हुए, कांस्टेंट था। जैसे अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स 50 न्यूटन था, तो स्प्रिंग फोर्स इनिशियली क्या था? 0 था। कुछ टाइम बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो वही रहेगा। जैसे ये ब्लॉक आगे गया, मान लो स्प्रिंग फोर्स 10 न्यूटन का आ गया, फिर ये ब्लॉक थोड़ा और आगे गया तो ये 20 न्यूटन का आ गया, फिर ये ब्लॉक थोड़ा और आगे गया तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने इस तरह कुछ वैल्यूज इमेजिन कर ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स के कारण लगने वाला फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। इनिशियली कौन सा फोर्स ज्यादा है? तो इनिशियली QE फोर्स ग्रेटर देन क्या है? KX है। तो अगर मैं पूछता हूं कि ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो अभी रिजल्टेंट फोर्स 50 था, फिर रिजल्टेंट फोर्स 40 है, फिर 30 है, फिर रिजल्टेंट फोर्स वहां पे क्या है? फिर रिजल्टेंट फोर्स वहां पे 20 है। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स तो आगे की ओर ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन हमने ये चीज पढ़ी है, जब तक रिजल्टेंट फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तब तक वो ब्लॉक की स्पीड को क्या करता है? हमेशा बढ़ाता है। अगर इनिशियली स्पीड बढ़ रही है तो हमेशा बढ़ती रहेगी। तो जब तक ये रिजल्टेंट फोर्स आगे की ओर होगा, तब तक ब्लॉक की स्पीड क्या होगी? बढ़ती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब मान लो ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? x0, और ये वो पोजीशन आ गई जहां पे नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स चल रहा था वो हमारा क्या था? रिजल्टेंट फोर्स चल रहा था QE माइनस KX। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जैसे जैसे ब्लॉक आगे जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम आएगा जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और उस टाइम पे ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? x0, और x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QE/K। चेक करो ये है कि नहीं वहां पे। अब हमने ये पढ़ा है कि इस पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, और जिस जगह रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है वही हमारी मीन पोजीशन होती है। तो इस पॉइंट को अब तुम डिफाइन करो C, इसको हमने डिफाइन किया था B। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि ब्लॉक की मीन पोजीशन क्या होगी या कहां पे होगी? तो ब्लॉक की मीन पोजीशन होगी कितने डिस्टेंस पे? QE/K फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से जब इतना आगे जाएंगे तब ये हमारी ब्लॉक की क्या देगा? मीन पोजीशन देगा। अच्छा, ब्लॉक अभी तक एक्सेलरेट कर रहा था, तो ब्लॉक की स्पीड बढ़ते जा रही थी। जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो ध्यान रखना है ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम है, तो ब्लॉक अब रुकेगा नहीं। ब्लॉक के पास स्पीड है तो ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, और जैसे ये ब्लॉक और आगे जाएगा तो तब इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? अभी इस पॉइंट पे दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। ब्लॉक इसलिए नहीं रुका है क्योंकि ब्लॉक के पास अभी भी क्या है? स्पीड है। तो अब ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये ब्लॉक आगे जाएगा, अब स्प्रिंग फोर्स QE से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। मान लो ब्लॉक कितना चल लिया? X। अब मैं अगर पूछता हूं कि ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स KX माइनस Q है। KX ज्यादा है QE से, इसका मतलब है कि अब रिजल्टेंट फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, और जब रिजल्टेंट फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और वो V के ऑपोजिट आता है, तो अब वो V को क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लॉक की स्पीड 0 भी होगी। मान लो ये पॉइंट मेरा यहां पे क्या है? D है। तो ब्लॉक B से चला, ब्लॉक की पहले स्पीड बढ़ी तो ब्लॉक पहले एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद ब्लॉक ये क्या किया? रिटार्ड किया, है कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा?
अगर मैं पूछ रहा हूं कि इसके बाद ब्लॉक का मोशन क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक यहां परमानेंटली रुका रहेगा, क्योंकि ब्लॉक के पास रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा तो अब ये ब्लॉक क्या होगा, वापस आएगा। और हमें मालूम है कि जो फोर्स हैं ये सभी फोर्सेस मेरे क्या हैं, कंजर्वेटिव हैं। स्प्रिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करें तो वो फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि एनर्जी मेरी क्या होती है, कंजर्व होती है। इसका मतलब है कि जब ये ब्लॉक यहां से वापस चलेगा तो जितनी स्पीड से ये ब्लॉक गया था उतनी स्पीड से ये ब्लॉक क्या होगा, वापस आना चाहिए। आया कि नहीं है? यहां से यहां तक अगर देखोगे और यहां से यहां तक देखोगे, अभी मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना ये स्प्रिंग फोर्स की वन कंप्लीट साइकिल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके लिए भी क्या है, वन कंप्लीट साइकिल है। टोटल वर्क डन क्या हो गया, 0। तो फोर्सेस कंजर्वेटिव है, इसका मतलब है कि जितनी स्पीड से ब्लॉक गया है उतनी स्पीड से ब्लॉक वापस आएगा। अच्छा, फोर्सेस जब कंजर्वेटिव होते हैं तो वहां पे हम बोलते थे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी डी पॉइंट पे है उतनी एनर्जी उसकी सी पे होगी, उतनी एनर्जी कहां पे होगी, बी पे होगी। अच्छा, इनिशियली जब ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक के पास यहां पे कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर रहे थे तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। स्प्रिंग का कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग की एनर्जी 0 है। लेकिन ध्यान रखना इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी। जितनी एनर्जी बी पे है उतनी एनर्जी सी पे है, उतनी एनर्जी डी पे है। जब ये ब्लॉक यहां से यहां वापस आएगा तो स्प्रिंग फोर्स की अगर बात करो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फोर्स कंजर्वेटिव तो उतनी स्पीड से ब्लॉक वापस आया। अब ये ब्लॉक जब ये v स्पीड से क्रॉस करेगा इस पॉइंट को तो फिर से फोर्स ऑपोजिट होगा, फिर से ब्लॉक को क्या कराएगा, रिटार्ड कराएगा। अब ब्लॉक कहां जाके रुकेगा, ब्लॉक वहीं पे जाके रुकेगा जितनी एनर्जी उसके पास पहले थी। ब्लॉक के पास जितनी एनर्जी पहले थी फाइनली भी ब्लॉक के पास उतनी एनर्जी आनी चाहिए। तो ब्लॉक जब वापस आएगा तो इस पोजीशन पे स्प्रिंग की एनर्जी 0 हो गई जो पहले थी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी यहां पे थी वही एनर्जी इस पॉइंट पे फिर से मिलेगी। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक बी पॉइंट से चलेगा, डी पॉइंट पे जाएगा, डी से वापस क्या होगा, बी पे जाएगा। इसका मतलब है कि एक बार अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी तो ये ब्लॉक इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करेगा बिटवीन पॉइंट बी एंड बिटवीन पॉइंट डी। अब ये जो मोशन है हमें चेक करना है कि ये मोशन एक तो प्रूव करना है पीरियोडिक है कि नहीं है, फिर इसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, साथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एम्पलीट्यूड। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये x डिस्टेंस कितना है। अच्छा, एक चीज हम देख के बोल सकते हैं कि ये तुम्हारी मीन पोजीशन है। जिस जगह ब्लॉक रुकता है तो वो पोजीशन क्या होती है, एक्सट्रीम होती है। हमें यह भी मालूम है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होते हैं। फिर ये ब्लॉक यहां पर रुकेगा, तो जब भी ब्लॉक रुकता है तो वो पोजीशन अगेन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती है। तो हम अगर ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि मोशन हमारा कैसा है, एसएचएम है, अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें कि ये मोशन मेरा एसएचएम है, तो एसएचएम मोशन की प्रॉपर्टी क्या थी, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता था उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते थे। ये प्लस ए था और ये तुम्हारा क्या था, माइनस ए था। तो ये अगर मीन पोजीशन है और ये तुम्हारी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये जो एक्स नॉट डिस्टेंस होगा वही इसका वहां पे एम्पलीट्यूड होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस अगर एक्स नॉट है तो ये डिस्टेंस भी एक्स नॉट होना चाहिए और एक्स की वैल्यू 2x नॉट आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है। अब अगर मोशन हमें सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना है तो वहां पे हम करते क्या थे, वहां पे हम किसी इंस्टेंट पे
रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते थे, लेकिन वो पोजीशन ना तो मीन होती है ना ही क्या होती है, एक्सट्रीम होती है। तो मान लो किसी टाइम पे ब्लॉक यहां कहीं है, यहां कहीं, कितने डिस्टेंस पे है, तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया तो मान लो ये डिस्टेंस कितना है, x है। जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा किसी टाइम पे तो ये डिस्टेंस कितना है, x है। अब ये तुम्हारी मीन पोजीशन है और हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर किया जाता है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो y मेरा डिस्प्लेसमेंट लो। x मैंने क्या लिया है, x मैंने लिया है किसी टाइम पे स्प्रिंग का इलोंगेशन, जब ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। लेकिन मीन पोजीशन से अगर हम देखें तो मीन पोजीशन से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है। अब इस पोजीशन पे चेक करो कि ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो लग रहा है N, दूसरा यहां पे लग रहा है mg। ये स्प्रिंग अगर x से इलोंगेट हो गई है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है kx। देखो ये एक ही नहीं है। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है। इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है। अब कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स वहां पे हो जाएगा k। x की जगह क्या लिखोगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था, x0 था, तो x की जगह हम लोग लिख सकते हैं x0 प्लस क्या हो गया, y। अच्छा, साथ में यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स था,